Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for +1 class and this is 8th lecture. Okay, in last lecture we have discussed about modern atomic theory and Berzelius hypothesis and last हमने किया था एवोगैड्रो. ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ किया था जो किसके लिए गिवन था, वॉल्यूम ऑफ द गैस के लिए. ठीक है, तो उसने कोरिलेट करवाया था. सबसे पहले तो जो बर्जीलियस था उसने कोरिलेट करवाया था किसके बीच में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड और किसके बीच में, गेलू-सैक्स लॉ के बीच में. लेकिन फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी किसकी, बर्जीलियस की. फिर कौन आया था, एवोगैड्रो आया था. ठीक है, तो ये आपने सारा पढ़ लिया होगा. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी फिनिश करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास या फिर मोलर मास क्या होते हैं. जनरली पढ़ते ही आ रहे हो, एटम्स 9th क्लास में भी हमने सीख लिया था कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं. तो इनमें जनरली डेफिनेशंस ही हैं. ओके, तो आप वो सिंपली लिख लेंगे कि एटम्स क्या होते हैं. एटम्स जो होते हैं, देखो एटम क्या होते हैं बेटा, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. एलिमेंट के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये. एलिमेंट्स के ऐसे पार्टिकल्स जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. तो टोटल जो एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं, वो 118 हैं. ओके, तो इसमें मेन जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आएगी एटम्स की, द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट may or may not independent exist. ठीक है, independent exist in it. ओके, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. मोस्ट प्रोबेबली तो ये नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे एटम्स हैं किसी एलिमेंट के जो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे नोबल गैसेस. ओके, जो 18th ग्रुप है अपना, इनर्ट गैसेस का जो ग्रुप है, नोबल गैसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं. क्यों करती हैं बेटा, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है. और वो रिएक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है. कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव कब होता है, जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. ओके, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है, तब वो फिर से वो क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है. लेकिन जो नोबल गैसेज हैं 18th ग्रुप, जो 18th ग्रुप अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको नोबल गैसेस भी बोला जाता है, उनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, उनको रेयर गैसेस भी बोला जाता है. इनर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अनरिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करती. क्यों नहीं करती, जरूरत ही नहीं है रिएक्ट करने की. ऑक्टेट उनका कैसा होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है. ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो उनके कंप्लीटली फिल्ड है. फिर उनको जरूरत क्या है, रिएक्ट करने की. लेकिन जब आप हायर क्लास में हो जाओगे, मीन्स +2 क्लास में हो जाओगे, तब आप पढ़ोगे कि जिनोन एक ऐसी इनर्ट गैस है 18th ग्रुप की जो क्या करती है, रिएक्टिव है और वो रिएक्ट करती है. वो कंपाउंड बनाती है किसके साथ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ. तो इसके कुछ कारण हैं, वो हम +2 क्लास के अंदर पढ़ेंगे. लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. तो इंडिपेंडेंटली, मतलब कि फ्रीली स्टेट के अंदर, एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. तो वो कौन से हैं, 18th ग्रुप के हैं. हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जिनोन है. और लास्ट में कौन सी आ जाएगी, रेडोन. रेडोन कैसी होती है, रेडियो एक्टिव होती है. ओके, और जिनोन एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है, कंपाउंड, जिनोन एक ऐसी नोबल गैस है, सॉरी नोबल गैस है ये, जो क्या करती है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ. अदरवाइज इसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है. इसको कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तब ये क्या करेगी, रिएक्शन करती है. अदरवाइज तो ये जिनोन की फॉर्म में, XE की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है. और आपको पता है कि इनका डिफरेंट जगह जो है वो यूज किया जाता है. ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से है. लेकिन ये जो है हीलियम जो है HE की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नेचर में. नियोन जो है वो Ne की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. लेकिन हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है वो कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. हाइड्रोजन जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. नाइट्रोजन जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ऑक्सीजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. लेकिन जो कुछ एटम्स हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसमें आपने क्या लिखा कि पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट. तो ये जो ये एटम्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते. कैसे, इंडिपेंडेंटली, डू नॉट एग्जिस्ट, लिख लेंगे इनके आगे, इंडिपेंडेंटली. ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, बहुत सारे ही हैं. ठीक है, और जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो कौन से हो जाएंगे, नोबल गैसेस. ओके, नोबल गैसेस. ठीक है, नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी, वो क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं. समझ में आई बात. और टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं. तो उन एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और
मेटलॉइड्स के अकॉर्डिंग फिर वो डिवाइड कर रखा है, वो पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा? एटम्स का। एटम एटम कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये तो आप जानते ही हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम्स का कॉम्बिनेशन, एटम्स को कंबाइन करवा देते हैं, ठीक है। विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, कैसे? इंडिपेंडेंटली, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं ये, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। CO2 है, H2O है, NH3 है, वो सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कंबाइन हो चुके हैं। वो एटम थोड़ी ना है, वो क्या बन चुके हैं? मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स। कितने टाइप होते हैं? जनरली है ये इंट्रोडक्शन। 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको लेक्चर में करवा दिया था। और दूसरे कौन से होते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब वहाँ से देखिए इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना हुआ होता है, लाइक H2, N2, P4, S8, ठीक है, O3, ओजोन, ये सारी चीज़ें, और भी एक आधा एग्जाम्पल आ जाएगा। उसके बाद जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक H2O, ठीक है, CO2 है या NH3 है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ओके, जो कैसे होते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। हेटेरो मतलब डिफरेंट, जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ हो। तो इसमें भी 2 डिफरेंट एटम है, इसमें भी 2 डिफरेंट एटम है, इसमें भी 2 डिफरेंट एटम है, ठीक है। एलिमेंट है, सॉरी, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन एटम्स कितने हैं? एटम्स आप काउंट कर लोगे? एटोमिसिटी अगर कोई पूछ ले कि अमोनिया की एटोमिसिटी पूछ ले आपसे, अमोनिया क्या होता है? NH3, फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का? NH3। अगर कोई इसकी एटोमिसिटी पूछ ले, एटोमिसिटी क्या होती है? एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स विच इज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? एटोमिसिटी। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम्स हैं और नाइट्रोजन का 1 है, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? उसके बाद चलते हैं एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास बेटा किसी को रेफरेंस रख के बनाया गया था, मतलब कैलकुलेट किया गया। एटॉमिक मास जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसमें हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो रेफरेंस से बनाया गया है, किसी को स्टैंडर्ड माना गया है, किसी एक क्वांटिटी को, ठीक है। तो किसी एक एलिमेंट को, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड माना गया एलिमेंट वो कौन सा था? हाइड्रोजन था। कौन सा था? हाइड्रोजन। पहले आप लिखे सुन लेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट को स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है। और उसका जब वेइंग करके स्पेशल केसेस में उसका मास जब देखा गया तो वो कितना था? 1.1 × 10⁻⁻²4, ठीक है, इतना मास था, इतने ग्राम था वो, ओके। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले जो स्टैंडर्ड माना गया, स्टैंडर्ड किसको माना गया? स्टैंडर्ड किसको माना गया था? हाइड्रोजन को। मतलब कि हाइड्रोजन एलिमेंट से हमें मान लीजिए कि किसी का भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, कोई भी दूसरा एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसका अगर हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस एलिमेंट का जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम से कितना ज़्यादा हैवी है, ठीक है, पहले के टाइम पे, क्योंकि पहले रेफरेंसेस को माना गया था हाइड्रोजन को, बहुत पहले की बात है ये। तो उसमें क्या बताया गया कि एटॉमिक मास अगर हमें किसी एलिमेंट का कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा कि उस एलिमेंट का जो एटम है वो इस हाइड्रोजन एटम से कितना हैवी है, जितना ज़्यादा हैवी होगा वही उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा, ओके। फिर कौन आया? ऑक्सीजन आया। इसको मतलब इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई, फिर इसको हटा दिया, फिर कौन आया? ऑक्सीजन आया, ठीक है। ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड बनाया गया। फिर लास्ट में 1961 के अंदर, 1961 में क्या था? इंटरनेशनल यूनियन थी, इंटरनेशनल यूनियन थी किसकी? केमिस्ट की, ठीक है, केमिस्ट की यूनिट हो जाती है ना, ठीक है, सारा ग्रुप जो हो जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो केमिस्ट थे उनकी जो यूनियन थी, उन्होंने क्या किया कि अब की बार जो रेफरेंस है या जो स्टैंडर्ड है उसको किसको बनाया? कार्बन को। कार्बन का कौन सा आइसोटोप? और वो भी 12, ठीक है, क्योंकि कल हम पढ़ चुके हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के एटम्स, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर कैसा? डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का, ओके। तो उसमें क्या बनाया गया? कार्बन 12 को क्या बनाया गया? रेफरेंस बनाया गया, या फिर ये मान लो आप इसको प्रधान बनाया गया, या फिर जो भी है कि इसको मेन बनाया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया कि इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो कितना हैवी है। समझा भी बात? तो तब से यही चलता आ रहा है 1961 से। अब की बार किसी ने चेंज नहीं किया इसको, क्योंकि यहाँ से फिर अच्छे रिजल्ट मिलने लगे कार्बन 12 से लेकर, ठीक है। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन यहाँ से आएगी। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या है? नंबर है। इट इज ए नंबर, इट इज ए नंबर विच एक्सप्रेस, जो बताता है, विच एक्सप्रेस हाउ मैनी टाइम्स an atom of an element is heavier than 1/12 of कार्बन C12, मतलब कि कार्बन 12। समझ में आई ये बात? मैं समझा देती हूँ आपको कि एटॉमिक मास, अब डेफिनेशन क्या है। अगर कोई पूछ ले एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है तो आप क्या बताएंगे? इट इज़ अ नंबर, ये एक संख्या ही होगी, न्यूमेरिकल संख्या होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल होगी, संख्या होगी, नंबर होगा ये, विच एक्सप्रेस, जो बताता है, क्या बताता है कि भी कोई भी एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का आप मास मेजर कर रहे हो, उस एलिमेंट का जो एटम है वो कितना हैवी है, किससे? 1/12 ऑफ कार्बन। और कार्बन की भी कौन सी फॉर्म लेनी है बेटा? 12, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ओके। तो यहाँ से किसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास? एटॉमिक मास की डेफिनेशन आ गई। तो इसके रेफरेंस में जब हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया गया, एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया, तो वो किसके बराबर आया? 1.008 AMU। और एटॉमिक मास की जो यूनिट बनाई गई वो क्या बनाएगी? AMU। मतलब किसी भी एलिमेंट का जब एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाएगा तो उस मास के पीछे क्या लिखा जाएगा? AMU। जैसे हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हाइड्रोजन का मास अगर मैं बताऊँ आपको तो 1.008 AMU ये यूनिट है, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। AMU को सिंपल हम क्या लिख देते हैं? U लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं। इसको वैसे पूरा एब्रीविएट करेंगे तो क्या बनेगा? एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब सिंपल क्या लिखते हैं? U लिखते हैं। क्लियर हो गई आपको ये बात? ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है कि ये वो नंबर है जो एक्सप्रेस करेगा कि कोई भी एलिमेंट, जैसे इसका ये एलिमेंट है, इसका हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हैवी है, किससे? 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम, ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है हमें। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि बेटा आइसोटोप्स तो वो चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो वो एटम का पता चला है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे पता चलेगा? मान लिया जाए कि आपके पास 3 कार्बन है, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन 6, सबसे पहले मैं लेती हूँ, कार्बन 6 12 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन 6 13 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन 6 14 की प्रेजेंस में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तीनों क्या है? ये आइसोटोप्स, तीनों ही क्या है? ये आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो इसमें इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया, इसको ही क्यों लिया, कार्बन C12 को? क्योंकि एक तो इसकी एबंडेंस ज़्यादा थी बेटा, वो तो उससे ही पता चलेगा कि भाई कैसे इसकी एबंडेंस को हम तो पता लगा नहीं सकते, लेकिन हमें तो गिवन है तो हमें स्टडी करना पड़ेगा, ओके। तो कार्बन 612 की जो अबंडेंस देखी गई वो कितनी थी, मतलब मात्रा, इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा इसी की पाई गई, वो कितनी थी? 98.8%, ठीक है, 98.8, ओके। इसकी कितनी आ गई थी फिर? इसकी कितनी आ गई थी? 1.1। ये कितना पाया गया? 1.1% पाया गया, ठीक है, ये इतना पाया गया। और ये कितना पाया गया? 2 × 10⁻², मतलब 0.02%, 0.02%, ओके। अब ये कहते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, क्योंकि ना ही तो हम अकेले इसको ले सकते, ना ही हम अकेले इसका मास ले सकते, और ना ही हम अकेले इसका मास ले सकते, क्योंकि कार्बन 12 बोला ना इसने, कार्बन 12 बोला तो इसका मतलब टोटल का निकाल के आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके, तो वो एवरेज एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट के लिए हो सकता है बेटा ये, कि कोई भी एलिमेंट, जैसे आपको क्लोरीन गिवन होगा, क्लोरीन कल भी बात हो रही थी कि जो क्लोरीन होता है वो 1735 और क्लोरीन 1737 में एग्जिस्ट करता है, ओके। फिर इनकी एबंडेंस देखेंगे तो इसकी एबंडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और उसकी एबंडेंस कैसे मिलेगी? बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो उनका एवरेज एटॉमिक मास हमें कैसे निकालना है, देखते हैं अब। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे कि जो भी एबंडेंस आपको गिवन है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? उसके मास से। तो 98.8 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके देखना, जब आप सोल्व करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 12.00 AMU, ठीक है, किसके लिए? कार्बन के लिए,
ठीक है। और आप जानते ही हो कि कार्बन का जो एग्जैक्ट मास होता है वो हम कितना लेते हैं, C12 लेते हैं। तो यहाँ से आप एवरेज एटॉमिक मास भी निकाल सकते हो। अगर कोई आपको बोल दे कि भाई आइसोटॉप्स आपको गिवन है और उनकी परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, अबंडेंस परसेंटेज, इसको आप लिख सकते हो ऊपर, ये क्या है, अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस परसेंटेज ये गिवन है और आइसोटॉप्स ये गिवन है आपको, ये आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। ये क्या है, तीनों आइसोटॉप्स हैं कार्बन के। इसी प्रकार हाइड्रोजन के दे सकता है, इसी प्रकार क्लोरीन के दे सकता है, किसी के भी दे सकता है। तो आप उसका एवरेज एटॉमिक मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ तक तो क्या था, ये क्या कैलकुलेट किया आपने, एटॉमिक मास। ओके, अब चलते हैं मोलर मास पे। मैं इसको रब कर देती हूँ। अब चलते हैं मोलर मास पे या फिर मोलिकुलर मास। ओके, मोलिकुलर मास वेरी इजी, 9th में भी सीखा था आपने कैलकुलेट करना मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होगा, पूरे मोलिक्यूल का मास। और मोलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स का एटॉमिक मास का एडिशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द एडिशन ऑफ या फिर द सम ऑफ atomic mass of all elements present in a molecule। ओके, एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट्स के एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, उनको जब हम सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से देकर समझाती हूँ। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे CO2, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का मास अभी आप पढ़ के आए हैं कितना होता है, 12, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2। क्यों बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ओके, फिर चलते हैं 12 प्लस 16 टू ज़ा 32, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 44 AMU, ठीक है। क्योंकि मोलर मास की यूनिट भी क्या होगी, AMU होगी, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया है सिंपल U से, सिंपल U लिखते हैं। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड देख लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, किंग ऑफ केमिकल्स, जानते हैं अब आप ये। अब देखो इसमें कितने एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं 3, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, और सॉरी हाइड्रोजन एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन एटम्स कितने हैं, 4 और 2 6 और 1 7 है टोटल एटम्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, बट मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2। सल्फर का मास कितना होता है, 32, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, बिकॉज हेयर ऑक्सीजन एटम्स आर 4। ओके, कैलकुलेट करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ा 64 आई थिंक, तो कितना आ जाएगा ये 96, ठीक है। 64 98 आएगा शायद, 98, ठीक है। 4 2 6 और 2 8, 98 AMU या फिर सिंपल U। क्लियर हो गई है बात? तो होमवर्क में आपको मैं दे दूंगी इसमें कि भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का आपको कैलकुलेट करके लाना है, क्या, मोलर मास। अब सिंपल सी बात आती है, ग्राम मोलर मास क्या हो जाएगा, अगर कोई पूछ ले ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा कि जो भी मास आप कैलकुलेट कर चुके हो उसको किस में लिख दोगे, ग्राम में लिख दोगे। तो ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा, 98 ग्राम, 98 ग्राम। ओके, तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि आप मैं मॉलिक्यूल्स देती हूँ आपको, आप उनका मोलर मास कैलकुलेट करके लेकर आएंगे। ओके, तो मोलर मास आप लिखेंगे, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मोलर मास, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। फर्स्ट है सुक्रोज मीन्स शुगर, C12 H22 O11, ग्लूकोज C6 H12 O6, थर्ड है एसिटिक एसिड CH3 COH, फोर्थ ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड COH, नेक्स्ट ले लेते हैं यूरिया, फिफ्थ यूरिया, क्या रहेगा फॉर्मूला, NH2CO NH2। ओके, तो ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, आप इनका मोलर मास कैलकुलेट करना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ग्राम मोलर मास कैलकुलेट करना है आपको, मोलर मास कैलकुलेट करके आप उसके पीछे क्या लगा देंगे, ग्राम, G लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोल कंसेप्ट, ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा आता है और ये सिंपल क्लासेस के अंदर तो पूछा ही जाता है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है बेटा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कल की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू।